गुड नून स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th की हिंदी के पार्ट 2 में प्रेमचंद द्वारा लिखित दो बैलों की कथा नामक कहानी के पाठों पर आधारित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने प्रेमचंद के जीवन परिचय और दो बैलों की कथा कहानी के सारांश को पढ़ा है। तो आइए इस दूसरे पार्ट में हम दो बैलों की कथा पाठ पर आधारित प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। आइए हम देखते हैं इस पार्ट का पहला प्रश्न जो है और पाठ का भी पहला है, काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। देखिए, काजी हाउस सारांश में आपने पढ़ा है, बताया गया है आपको कि काजी हाउस एक ऐसा स्थान है जहां आवारा पशुओं को कैद करके रखा जाता है और बाद में उनकी नीलामी कर दी जाती है। आवश्यकता जिसको होती है वह व्यक्ति उन पशुओं को वहां से ले जाता है पैसे दे करके। तो हीरा और मोती भी काजी हाउस में कैद हैं। तो यहाँ पशुओं की हाजिरी ली जाती थी कि कितने पशु कैद थे, कितने इस समय हैं, इसी को देखने के लिए हाजिरी ली जाती थी। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। देखिए, काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। वह पशु भी एक कैदी ही थे और यह देखने के लिए कि उनमें से कोई भाग तो नहीं गया, उनकी हाजिरी ली जाती होगी। ये सीधा सा इस प्रश्न का उत्तर है, ठीक ना। क्योंकि कह रहा है काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी। कैद अगर वो किए जा रहे हैं तो निश्चित है कि वो भी एक मानव की तरह कैदी होते हैं। जैसे मानव के लिए जेल होती है वैसे पशुओं के लिए काजी हाउस होता है, ठीक है ना। तो पशु भी एक कैदी ही थे, यह देखने के लिए उनमें से कोई भाग तो नहीं गया है, उनकी हाजिरी ली जाती होगी। तो उम्मीद करते हैं बहुत सरल प्रश्न है, इसका उत्तर बहुत आसान है, तो इसका उत्तर आपकी समझ में आ गया होगा। आइए अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। छोटी बच्ची की कहानी आप जानते हैं, ठीक है ना। तो ये छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया है, इसको हम देख लेते हैं। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम इसलिए उमड़ आया क्योंकि इस बच्ची की माँ मर गई थी और सौतेली माँ उस पर अत्याचार करती थी। इन बैलों पर भी अत्याचार होते देखकर उसके मन में बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। ये कहानी में आपने पढ़ा है, ठीक है ना, बताया गया है आपको। तो उम्मीद करते हैं कि दूसरे प्रश्न का आंसर भी आपकी समझ में आ गया होगा। आइए हम पाठ का तीसरा और इस पार्ट का भी तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। कहानी में बैलों के माध्यम से, चूँकि ये कहानी जो है हीरा और मोती नामक दो बैलों की है, तो इनके माध्यम से लेखक ने कुछ नीति विषयक मूल्यों की चर्चा की है। वो कौन कौन से हैं, तो आइए हम देखते हैं। तो इसके उत्तर में लिख देंगे कि कहानी में बैलों के माध्यम से निम्नलिखित मूल्य नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं, जिसमें पहला है अन्याय अत्याचार का विरोध करना चाहिए। अन्याय और अत्याचार का विरोध करना चाहिए। दूसरा है महिलाओं पर हमला नहीं करना चाहिए। तीसरा है कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। स्वयं कष्ट सहकर भी साथियों को मुक्त करना चाहिए। प्रेम करने वाले स्वामी के प्रति वफादारी करनी चाहिए, जैसा कि झूरी के साथ इन दोनों ने किया था, ठीक है ना। ये जो हैं ये 5-6 नीति विषयक मूल्य उभर कर हमारे सामने आए हैं इन बैलों के माध्यम से। फिर से देख लेते हैं कि प्रेम करने वाले स्वामी के प्रति वफादारी करनी चाहिए, अन्याय और अत्याचार का डटकर विरोध करना चाहिए, स्वयं कष्ट सहकर भी साथियों को मुक्त करना चाहिए, महिलाओं पर हमला नहीं करना चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं। उम्मीद करते हैं इसका उत्तर भी आपकी समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आइए अब हम इस पाठ का चौथा प्रश्न देखते हैं।
प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है। देखिए, यहाँ हम पहले जान लेते हैं रूढ़ अर्थ क्या है। प्रेमचंद जी ने इस प्रश्न में कहा है इस कहानी में कि गधे के लिए मूर्ख शब्द का प्रयोग हुआ है जो रूढ़ है। देखिए, रूढ़ शब्द उसे कहते हैं कि रूढ़ शब्द वह शब्द होते हैं जो प्राचीन काल से आज तक एक ही अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यानी जिन शब्दों का प्रयोग एक निश्चित अर्थ के लिए आदिकाल से किया जाता रहा है या प्राचीन समय से प्राचीन काल से किया जाता रहा है, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। तो यहाँ मूर्ख शब्द जो है वो रूढ़ हो चुका है। लेकिन यहाँ प्रेमचंद जी ने इस मूर्ख शब्द का प्रयोग नए अर्थ की ओर किया है, नए अर्थ के लिए किया है। ठीक है ना। तो किस विशेषता के कारण ऐसा किया है, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं। देखिए, प्रायः मूर्ख को गधा कहा जाता है क्योंकि गधे को मूर्ख पशु माना जाता है, पर लेखक ने उसे शांत, सहिष्णु और सुख दुख या हानि लाभ में समान भाव वाला माना है और उसकी तुलना ऋषि मुनियों के स्वभाव से की है। इस सारांश में आपको बताया गया था कि गधे को प्रेमचंद जी ने ये संदेह किया कि गधे को मूर्ख क्यों कह रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके सीधेपन के कारण उसको मूर्ख कहा जा रहा है। ठीक है ना। क्योंकि कहा है कि गधे का स्वभाव तो ऋषियों मुनियों जैसा होता है, उसे अपने स्वामी से कभी शिकायत नहीं होती है। वह कुछ खाने को पाए या ना पाए, रूखा सूखा जो भी घासें पा जाता है वो उसी को खा लेता है और उसी में प्रसन्न रहता है। यानी हर परिस्थितियों में वह समान स्वभाव वाला रहता है। तो इसीलिए प्रेमचंद जी ने कहा है कि इसका स्वभाव तो ऋषियों और मुनियों जैसा है। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं इसका उत्तर भी आपकी समझ में आ गया होगा। इस पाठ को पूरी तरह से समझने के लिए, प्रश्नों का उत्तर पूरी तरह से समझने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक ये पाठ आपकी समझ में उतनी अच्छी तरीके से नहीं आएगा जिस तरह से आना चाहिए। और जब पाठ आपकी समझ में आसानी से आ जाएगा तो आपको कहीं किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अधिक से अधिक लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट करके हमें भी यह बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके सिलेबस से संबंधित कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। आइए अब हम इस पाठ का 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न कह रहा है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी मित्रता थी। किन घटनाओं से यह पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी मित्रता थी। कई घटनाएं ऐसी होती हैं। देखिए, दोनों को एक दूसरे के भावों और विचारों की समझ थी। यानी हीरा और मोती दोनों जो थे वो एक दूसरे के भाव और विचारों को अच्छी तरह से समझते थे। क्योंकि आपने देखा है कि जब भी कोई हीरा या मोती कोई काम करना चाहते थे, एक दूसरे को देख करके और इशारों में बातें कर लिया करते थे। ठीक ना। और ये है कि जब दोनों हल से छूट करके आते थे तो एक दूसरे को चाट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। हीरा और मोती मिलकर निर्णय लेते थे, एक दूसरे की हिम्मत भी बढ़ाते थे। ठीक ना। दोनों साथ ही चारा भूसा खाते, एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी नाद से मुंह हटा लेता था। हल या गाड़ी खींचते तो हर एक की यही इच्छा होती थी कि अधिक भार उसी के कंधे पर रहे, अर्थात वो अपने साथी को, अपने दोस्त को कम भार देना चाहता था। जब काजी हाउस में एक मुक्त हो गया था तो दूसरे के बंधे रहने से उसने भी उसी के साथ रहने का निर्णय किया और इसके लिए मार भी सहा। तो इन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी मित्रता थी। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि इसका उत्तर भी आप लोगों की समझ में आ गया होगा। आइए अब हम इस पाठ का 6वां प्रश्न देखते हैं। 6वां प्रश्न कह रहा है कि लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। देखिए, इस कथन को पढ़ने के बाद
लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है। प्रसंग आपको याद हो गया होगा। यह उस समय का वर्णन है जब झूरी के साले गया के यहाँ हीरा और मोती दोनों गए थे। तो जब वह छोटी लड़की इन दोनों को रोटियां खिलाती थी तो छोटी लड़की से इन दोनों को प्रेम हो गया था, हीरा और मोती को। तो वहाँ मोती कहता है कि क्यों ना मैं उस महिला को ही उठाकर पटक दूं जो इस बच्ची को मारती है। तब वहाँ हीरा ने कहा था कि लेकिन हमें औरत जात पर सींग नहीं चलाना चाहिए, औरत जात को नहीं मारना चाहिए, यह बात हमें याद रखनी चाहिए, तुम इसे क्यों भूल जाते हो। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कि प्रेमचंद जी ने इस दृष्टिकोण के माध्यम से क्या स्पष्ट करना चाहा है, क्या बताया है उन्होंने। देखिए, प्रेमचंद यह बताना चाहते हैं कि मानव समाज पर महिलाओं पर अत्याचार होते हैं, उन्हें दबाया जाता है, उस पर हमला न करने की बात केवल घंटों के लिए होती है। घंटों का मतलब है कुछ क्षण के लिए लोग ऐसी बातें करते हैं कि हमें महिलाओं पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई उसकी परवाह नहीं करता। पर पशु समाज में इस बात की जागरूकता दिखाकर लेखक ने मनुष्य समाज पर एक व्यंग किया है कि पशु आज हमारे समाज के ऐसा सोचते हैं कि हमें महिलाओं पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, जबकि हमारे देश के जो मनुष्य हैं, मानव हैं, वे इस बात को नहीं सोचते हैं और महिलाओं पर अत्याचार करते हैं, उन्हें दबाते हैं, उनके अधिकारों का हनन करते हैं। इस कथन के माध्यम से प्रेमचंद जी ने मनुष्यों पर व्यंग किया है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये पाठ पूरा आप लोगों की समझ में आ गया होगा। इसके आगे के प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। बस इस पार्ट में इतना ही। ओके, थैंक यू।